बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जो रॉकेट प्रोपल्शन। तो बच्चे प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे जाना। किसका आगे जाना? तो सर रॉकेट का ही आगे जाना हो सकता है क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन है टॉपिक का नाम। तो जी हाँ बेटा, आप सही सोच रहे हैं। तो बच्चे देखें, रॉकेट कि इस टॉपिक के ऊपर मूव करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि रॉकेट है क्या। तो बच्चे मैं आपसे ये कहूँ कि रॉकेट एक सेल्फ प्रोपेल्ड डिवाइस है। मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड डिवाइस से कि इसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, ये खुद ही आगे जा रहा होता है। हाँ, ऐसे रॉकेट भी हैं बच्चे जिनके अंदर पायलट होता है, लेकिन हम जिस रॉकेट की बात कर रहे हैं वो खुद जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड होगा। इज इट क्लियर? कैसे जाएगा सर आगे? बच्चे उसके अंदर ना यहाँ फ्यूल की ना बर्निंग होती है, इसको बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर। यहाँ पे जब फ्यूल बर्न होता है तो बहुत हाई प्रेशर के साथ, हाई स्पीड के साथ क्या निकलती हैं? गैसेस निकलती हैं। और वो गैसेस इतनी तेज़ी से बाहर निकलती हैं कि रॉकेट कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ये ऐसी ही एग्जाम्पल है जैसे गुब्बारा है। गुब्बारे में आप हवा भरें और उसको हवा भर के यूँ रखें तो छोड़ें, हवा बहुत तेज़ी के साथ निकलेगी और गुब्बारा शूट करेगा फ़ौरन से ऊपर की तरफ। तो कितनी तेज़ी से गुब्बारा ऊपर जाता है। तो जब यहाँ हाई स्पीड के साथ बच्चे गैसेस निकलेंगी तो आप सोचें कि रॉकेट कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो बच्चे रॉकेट में आपको बता चुका हूँ क्या है। अब रॉकेट बच्चे वैक्यूम में जाता है, स्पेस में जाता है, क्योंकि स्पेस में एरोप्लेन नहीं जा सकता। एरोप्लेन मूव कर रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से। ठीक, तो बच्चे स्पेस में तो एयर नहीं है, तो जब वहाँ एयर नहीं है तो वहाँ एरोप्लेन नहीं जा सकता। ठीक है, उसका जो लिफ्ट है या बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो वहाँ कौन जा सकता है? सर रॉकेट जा सकता है। तो इसलिए बच्चे हम रॉकेट को यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। इसके अलावा बच्चे जितनी भी आपको ये सैटेलाइट्स मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी हैं और चाहे वो मूविंग हैं, वो सारे सैटेलाइट्स जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस की या डिफरेंट थिंग्स की, वो सारे सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ रॉकेट गए हैं। इसके अलावा जितनी भी बच्चे इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं एटमॉस्फेयर की, ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर मौजूद है या और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चे हम विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स ले सकते हैं। मतलब इससे अब यूँ कह सकते हैं कि इससे क्या हो सकती है, रॉकेट की मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। कुछ चीज़ों को लेके जाने के लिए या वहाँ से ले आने के लिए भी हम क्या करते हैं? रॉकेट्स को यूज़ करते हैं। तो अर्ज़ बच्चे आपसे ये है कि रॉकेट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इज़ इट क्लियर? सो बच्चे हम आगे चलें तो हम ये भी आपको बताएंगे कि ये किन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लेकिन उन प्रिंसिपल से पहले ये बात आप अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि रॉकेट के अंदर बच्चे जो 80% होता है वो क्या होता है? इसका अपना जो फ्यूल होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है बेटा वो किसकी होती है? फ्यूल की होती है। अब सर ये फ्यूल किस फॉर्म में होगा? ये जिस फ्यूल की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे याद रखिएगा ये जो हम फ्यूल की बात कर रहे हैं ये लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर? ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर? उसके साथ बच्चे हम इन दोनों के साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सर हम क्यों लेके जाते हैं? ऑक्सीजन बच्चे इस वजह से लेके जाते हैं क्योंकि बर्निंग के लिए आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो चाहे लिक्विड की बर्निंग हो और चाहे सॉलिड की बर्निंग हो, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है साथ। क्योंकि जब वैक्यूम में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो बच्चे वहाँ एयर नहीं होती। जब एयर नहीं है तो आप ये सोचिए कि वहाँ ऑक्सीजन कैसे होगी? ऑक्सीजन भी नहीं होगी। तो ऑक्सीजन बच्चे साथ लेके जाना पड़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कोई लिक्विड या सॉलिड कोई भी आपके पास जो फ्यूल होगा वो आप लेके जाएंगे। ठीक है, लिक्विड में हाइड्रोजन है, सॉलिड में यूरेनियम है, या इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम एज अ फ्यूल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। उससे बच्चे आगे जाएं तो हम ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे, जो रॉकेट होता है ये तकरीबन बच्चे 10,000 किलोग्राम क्या करता है? 1 सेकंड के अंदर फ्यूल की कंजप्शन करता है। मतलब ये 1 सेकंड के अंदर कितना फ्यूल बर्न कर देता है? तकरीबन 10,000 किलोग्राम। तो आप ये सोचें कि अगर इतनी की ये कंजप्शन कर रहा है, इतना फ्यूल ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, और कितने टाइम में कर रहा है? जस्ट 1 सेकंड के अंदर। तो आप ये सोचिए ये आगे कितनी स्पीड के साथ जा रहा होगा। तो याद रखिए बच्चे, जो रॉकेट आगे जा रहा होता है ये 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होता है। ये 1 सेकंड के अंदर राउंड अबाउट 4000 मीटर क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। इतनी तेज़ी के साथ ये क्या करता है? मूव करता है।
बच्चे इसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है। सर वो क्या होता है? बच्चे वो प्रॉब्लम ये होता है कि जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो क्योंकि सारा मैस तो इसके फ्यूल का होता है, इसका अपना मैस जो है वो तो जस्ट 20% है। 20% जो रिमेनिंग 20% है वो किसका है? वो रॉकेट का मैस है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। तो 80% सर किसका हुआ? 80% तो उसके फ्यूल का हो गया। तो उसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, बहुत सारे रॉकेट ना और हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, लाइक दिस। इधर अटैच कर दिया, लाइक इधर अटैच कर दिया, तो हम बहुत सारे रॉकेट इसके साथ अटैच कर देते हैं। जब ये एक रॉकेट अपना काम ख़त्म कर देता है तो इसको डिस्कार्डेड कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर ये वाला रॉकेट काम करता है। जब इसका काम ही ख़त्म हो जाता है तो दूसरे वाला रॉकेट, तीसरे वाला, चौथे वाला, और ये सिलसिला लिंक टू लिंक बहुत सारे रॉकेट हमने लगाए होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेते हैं बच्चे? रिमूव कर लेते हैं। कौन से प्रॉब्लम को? सर फ्यूल के प्रॉब्लम को। क्योंकि फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन होता है तो हम एक रॉकेट के अंदर इतना फ्यूल नहीं ले जा सकते। तो इतना ज़्यादा फ्यूल ले जाने के लिए बच्चे हम बहुत सारे रॉकेट क्या कर देते हैं? उस रॉकेट के साथ अटैच कर देते हैं। इसी के साथ बच्चे इस जगह पे यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट भी लगा होता है। वो स्पेस क्राफ्ट जिसको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं? स्पेस में लेके जाना चाहते हैं। वो सैटेलाइट हो सकता है, वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे इसके साथ क्या होता है? अटैच होता है। तो सर ये बातें तो हमको यहाँ तक काफ़ी हद तक बच्चे क्लियर हो गई हैं। तो ठीक है बच्चे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सर रॉकेट आगे मूव कैसे करता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल के मूव करता है। या यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी वैलिड होता है, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होता है कि गैसेस डाउनवर्ड एक्सपेल होती हैं और बच्चे रॉकेट कहाँ जाता है? अपवर्ड जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग, यहां पे लिख देता हूं रॉकेट मूव कैसे करता है? बाय एक्सपेलिंग। बच्चे रॉकेट क्या करता है? एक्सपेल करता है। किसको करता है? एक्सपेलिंग बर्निंग ऑफ गैसेस या बर्निंग ऑफ गैस। रॉकेट बच्चे क्या करता है? एक्सपेल करता है। किसको? बर्निंग गैसेस को। बर्निंग ऑफ गैसेस, गैसेस की बर्निंग को या बर्निंग गैसेस को आप मत कहिए। रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस एट इट्स रेयर। बच्चे उसकी रेयर से क्या मुराद है? उसका जो ये डाउनवर्ड हिस्सा है यहाँ से, वो एक्सपेल करता है। किसको एक्सपेल करता है बच्चे? बर्निंग गैसेस को। यहाँ पे जो बर्निंग हो रही होती है और बर्निंग के बाद जो गैसेस निकल रही होती हैं, उन गैसेस को क्या करता है? रेयर से क्या करता है? एक्सपेल करता है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? जब ये गैसेस डाउनवर्ड एक्सपेल होती हैं तो रॉकेट कहाँ चला जाता है? अपवर्ड चला जाता है। ठीक। दूसरी बात बच्चे याद रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब बच्चे हम आगे चलते हैं, इस सेकंड पॉइंट को भी समझते हैं कि रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम इंजन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जो रॉकेट मोमेंटम गेन करता है, जो उसका मोमेंटम क्या होता है? मोशनल इफेक्ट। जो उसका मोशनल इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्या कब ज़्यादा होता है? ज़ाहिर है बच्चे उसका मोशनल इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा होगा जब गैसेस ज़्यादा एमिट होंगी और यहाँ पे इन रॉकेट्स का मैस क्या होगा? कम होगा। जब रॉकेट का ओवरऑल मैस कम होगा तो बच्चे क्या होगा? रॉकेट की स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन वो कैसे होगा हम अभी समझते हैं उसको। हम ये कह रहे हैं कि रॉकेट मोमेंटम गेन करता है। किस मोमेंटम के? जिस मोमेंटम के साथ गैसेस निकल रही होती हैं, एक्सपेल हो रही होती हैं इंजन से, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। अच्छा बच्चे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने ये दोनों बातें अपने माइंड में बिठाई हैं कि देखें, जब क्या होता है रॉकेट अपवर्ड मोमेंटम गेन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि ये गैसेस डाउनवर्ड एक्सपेल हो रही होती हैं, तभी तो रॉकेट कहाँ जा रहा होता है? ऊपर जा रहा होता है। रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस। जितने मोशनल इफेक्ट के साथ गैसेस डाउनवर्ड एक्सपेल होंगी, रॉकेट उतने मोशनल इफेक्ट के साथ क्या करेगा? अपवर्ड जाएगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अब जो हम इसको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं, तो हमने कहा भाई न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम लिख सकते हैं। कैसे सर लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू
डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या इस टाइम को हम सिर्फ टी लिख लेते हैं, जो भी टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स के। अब बच्चे देखें, हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, किसके लिए? सर गैसेस के लिए। तो इनिशियली बच्चे जो गैसेस हैं उनका मास क्या है? m है। और जो टोटल रॉकेट का मास है वो क्या है? m है। ये m किसके लिए है? गैसेस जो मिट हो रही हैं। सो हम यहाँ गैसेस के लिए क्या लिखेंगे? mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब बच्चे जब स्टार्ट में हम थे तो इनिशियली तो क्या था? कोई गैसेस नहीं एमिट हो रही थी बच्चे, यहाँ से कोई बर्निंग नहीं हो रही थी। तो v क्या थी? वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी vi क्या थी? 0 थी। अभी तो रॉकेट ऊपर गया ही नहीं था। तो हमने क्या कहा? रॉकेट की वेलोसिटी भी 0 और गैसेस की वेलोसिटी भी 0। तो यहाँ पे बच्चे हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो vi की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। mvf माइनस m और vi की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? t। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? mvf डिवाइडेड बाई t। अब vf कौन सी वेलोसिटी है? गैसेस की फाइनल वेलोसिटी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? v बोल देंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चे? हमारे पास f किसकी इक्वल आ गया? f इक्वल आ गया mv डिवाइडेड बाई टी। और ये वही इक्वेशन है बच्चे जो हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में निकाली थी, कि जो पानी फोर्स लगाता है किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। पानी भी फ्लूइड था और यहाँ पे एयर भी क्या है? ये जो हाई प्रेशर या हाई स्पीड के साथ एयर निकलेगी वो भी फ्लूइड है। तो उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। कितने टाइम में? t। तो टाइम बच्चे हमें जितना भी हमने काम किया 1 सेकेंड के अंदर किया। मतलब अगर रॉकेट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी हमने क्या कहा? अब क्या कहा कि 4000 मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड से मतलब 1 सेकंड। तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 1 कर लेते हैं। अब बच्चे जब गैसेस की ये वेलोसिटी है और m मास है, तो फोर्स किस पे लगेगी? फोर्स तो रॉकेट पे लगेगी। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ f की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी? हम जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या सर? F इज इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन m कौन सा आएगा बच्चे? कैपिटल। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉकेट की मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो रॉकेट पे लग रही है ना। किसकी वजह से? इस मास m गैसेस की और वेलोसिटी v की वजह से। सो हम यहाँ पे बच्चे लिख देंगे F इज इक्वल टू एम ए और इसको पुट कर देंगे इस F की जगह। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली हमें क्या रिलेशन मिलने वाला है? m a इज इक्वल टू एम वी। और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। बच्चे क्या बात हमें समझ आई कि अगर रॉकेट का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। रॉकेट का मास कब ज़्यादा होगा? जब इसके साथ बच्चे बहुत सारे आपने रॉकेट अटैच की हुई हैं, तो ऑब्वियसली इसका फ्यूल बहुत ज़्यादा होगा, ये भारी होगा। तो इसके भारी होने से, मास ज़्यादा होने से इस रॉकेट का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसकी स्पीड दूसरे लफ्ज़ों में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे ये रॉकेट ख़त्म होगा, ये वाला हटेगा, तीसरा चौथा ये रॉकेट हटते जाएंगे, तो मास क्या होता जाएगा? रॉकेट का कम होता जाएगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर स्पेस में पहुंच जाएगा, इतने थोड़े टाइम में। सो ये m मास और v वेलोसिटी किसकी है? गैसेस की है। तो बच्चे ये तो वही रहेगी ना, क्योंकि जो रॉकेट, इस रॉकेट की बर्निंग हो रही थी, इसकी भी वही बर्निंग होगी, तीसरी की भी वही बर्निंग होगी। लेकिन फ़र्क किस पे पड़ रहा है? जब इसकी बर्निंग होगी तो मास रॉकेट का कम हो गया, उस मास कम होने से एक्सेलरेशन क्या हो गया? ज़्यादा। तो हम यही कहेंगे कि क्या होता है, रॉकेट के केस में मास कम हो रहा होता है, जो रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा होता है? सर ज़्यादा हो रहा होता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर रॉकेट मूवमेंट या मैथमेटिकल रिलेशन फॉर रॉकेट मूवमेंट। इज इट क्लियर? यहाँ बुक में एक रिलेशन लिखा हुआ भी था, इसको अगर आप रीड करें तो वो क्या है? एट द टाइम पासिस, जो टाइम गुजरता है, द मास m ऑफ द रॉकेट डिक्रीज, जो मास m होता है रॉकेट का वो कम होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल की बर्निंग से, ठीक है, एंड इजेक्शन ऑफ गैसेज, और गैसेज निकलती हैं, एंड हेंस एक्सेलरेशन a इंक्रीज, और एक्सेलरेशन a क्या हो जाता है बच्चे? वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे बातें आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।